प्रणाम। मेरा नाम है ऋचा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद ख़ास कार्यक्रम बिहार बिहान में। और आज धन्यवाद करने का भी दिन है। आज पृथ्वी दिवस, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, हर एक सुविधा का जो आनंद लेते हैं, जहाँ पे जिस धरती पे, आज उसको शुक्रिया करने का दिन है। लेकिन क्या हम कर पा रहे हैं? ये दिन जो है ये एक दिवस नहीं है, ये एक चेतावनी के रूप में हमारे सामने आ गया है कि क्या जिस धरती माँ की हम पूजा करने के लिए यहाँ पे हैं, क्या हम पूजा कर पा रहे हैं? क्या हम जितनी चीज़ें उनसे हम ग्रहण कर पा रहे हैं, क्या उनको उस हिसाब से क्या हम धन्यवाद कर पा रहे हैं? धन्यवाद कहने का मतलब मेरा ये है कि हमें हर एक तरीके से आभार व्यक्त करना चाहिए, चाहे हम पानी यूज़ कर रहे हो, चाहे वो हवा, चाहे हम जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे पेड़ पौधे कुछ भी हो, लेकिन हम उसके बदले में क्या दे रहे हैं? कटाव, गंदगी, प्रदूषण, पता नहीं और क्या क्या चीज़ें। आज इसी विषय पे बात करेंगे और बहुत अच्छी बातें होंगी जो आपके और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जानना। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा अनमोल वचन के साथ करते हैं, तो आइए देखते हैं आज का अनमोल वचन क्या है। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। महात्मा गांधी। जी हाँ, और महात्मा गांधी की ये बातें हमें हर दिन याद रखनी चाहिए कि आप जैसा किसी के बारे में सोचते हैं, वो पहले जैसे आप होते हैं वैसा विचार उत्पन्न करते हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज हमारे साथ बेहद ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो कि आज हमें और आपको बताएंगे कि क्या चीज़ें सिर्फ एक इंसान के इनिशिएट करने से बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है, बहुत सारी चेंजेस आ सकती हैं और तब सही मायने में हम पृथ्वी दिवस मनाने के काबिल हो सकते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है वो हैं दीपक कुमार, जो कि इन्वायरमेंट ऑफिसर हैं, यूएनडीपी पॉलिसी प्लानिंग। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो पृथ्वी दिवस की बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग जिस तरीके से प्लान करते हैं और वो एग्जीक्यूट करते हैं, आज हम उसी विषय पे बात करेंगे। तो सबसे पहले सर यही जानना चाहेंगे कि क्यों इतना आज ज़रूरी हो गया है इस विषय पे बात करना। जी हाँ, जो चीज़ें हम देख रहे हैं हर दिन, चाहे वो मौसम में बदलाव के तौर पे हों या जो चिंताएं, जो रिस्क, जो आपदा जोखिम आज के बदले हुए पर्यावरण और परिवेश से है, उसके लिए कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। और हमने ऐसी स्थितियाँ पैदा करी हैं पर्यावरण के लेकर के, जिस प्रकार की स्थितियाँ आज हम देख रहे हैं वो हमारी बनाई स्थितियाँ हैं। और इन समस्याओं को अगर हम आगे बहुत कम कर सकें तो एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे हम जो प्राकृतिक सेवाएं लेते हैं, जो इकोसिस्टम सर्विसेज हमें नेचर देती हैं, वो लगभग 99% हम फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हैं। जब हम उन चीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हैं तो हमारी भी एक मौलिक जिम्मेदारी है कि हम प्रकृति को कुछ न कुछ ज़्यादा अपने लिए तो बिगाड़े नहीं, लेकिन कुछ न कुछ इतना तो रिटर्न में दें कि प्रकृति स्वस्थ रहे और हमें वो उन प्राकृतिक आपदाओं से बचा सके। क्योंकि हम सक्षम नहीं हैं उन प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने के लिए, उन क्लाइमेट रिस्क से लड़ने के लिए हमारी प्रकृति ही सक्षम है। और प्रकृति स्वस्थ करके रखेंगे तो हमें ही बचाएंगे वो। जी हाँ, बिल्कुल। और सर आज के ज़माने में जिस तरीके से हम निर्भर होते जा रहे हैं बहुत सारी फैसिलिटीज़ पे, वो कहाँ तक घातक है? निर्भरता किसी भी चीज़ पे, जब हम कोई प्राकृतिक सोच से विपरीत अगर हम कहें कि एक वैज्ञानिक स्तर पे सोच रहे हो, तो वो सामंजस्य बहुत ज़रूरी है। विज्ञान हमारे लिए चीज़ों को देता है और विज्ञान की उपयोगिता किस प्रकार से है, किस प्रकार से हम चीज़ों को उपयोग करते हैं और किस प्रकार से चीज़ों का उपभोग कर रहे हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। उपयोग और उपभोग के बेसिक स्तर को समझना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे हम अपने प्राकृतिक स्रोतों का नुकसान पहुँचा रहे हैं। प्राकृतिक स्रोत हमारे पास उपलब्ध हैं,
हमारी जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में हमारी प्राकृतिक स्रोत उपलब्ध हैं, लेकिन हमने उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया है, अति दोहन किया है। और उसका अंदाज़ा आपको लगाते हैं कि हम आपको बताएं कि एक ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो बताती है कि अर्थ का ओवरशूट डे, मतलब जो हमारी नेचर की जो बायोलॉजिकल कैपेसिटी है किसी चीज़ों को प्रोड्यूस करने की, उससे हमारी जो खपत है, जो हम लोग खपत कर रहे हैं, वो बहुत पहले ही कर दे रहे हैं। 2025 का आंकड़ा आपको बताएं कि जून 14 तक हमारा जो प्राकृतिक स्रोत था हमारा, वो अर्थ के द्वारा दिया गया था, उसको हमने जून 2014 के पहले ही ख़त्म कर दिया। तो अगर हम इस प्रकार के आंकड़ों पे जाएंगे तो लगेगा कि पृथ्वी अगर हमें कुछ दे रही है और प्रकृति की जो रीजेनरेट करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे करके घटते जा रही है, और उसका असर हमारे ऊपर पड़ रहा है कि हम लगातार एक जनसंख्या तो हमारी लगातार बढ़ रही है, प्राकृतिक स्रोतों के ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अति दोहन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उन सब चीज़ों के प्रति सब देश सब मिल कर के अब इस बात के ऊपर लगे हुए हैं कि उपभोग को किस प्रकार से एक विजडम के अंदर, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी जो एसेट है वो बुद्धिमत्ता है, और सबसे पहला जो शैक्षणिक जो विषय हमें बताया जाता है कि बुद्धिमत्ता से प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग करना। शायद फिर से हम उन्हीं सब रास्तों की तरफ लौटेंगे जहाँ पे हम अपने विजडम का उपयोग कर सकें, वाइज यूज कर सकें, बुद्धिमत्ता से उपयोग कर सकें अपने प्राकृतिक स्रोतों का, और एक सामंजस्य हो पूरे देशों के बीच में, पूरे समाज के बीच में, पूरे राज्य के बीच में, अंतर्राज्यीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, वो समन्वय बना रहे। वो देशों के साथ हमारा वो नीतिगत समन्वय हो या टेक्निकल जो कोऑपरेशन हो या फाइनेंशियल कोऑपरेशन हो, वो बना रहेगा, तभी हम इस लड़ाई को लड़ सकेंगे। बिल्कुल सर, आपने जो अभी कहा कि हम पहले ही ख़त्म कर दे रहे हैं प्रकृति की चीज़ों को, ये थोड़ा सा समझाएं दर्शकों को क्या है। जी हाँ, ये एक ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, जैसा मैंने कहा कि एक संस्था है जो बताती है कि जो प्रकृति की जो बायो कैपेसिटी है, बायोलॉजिकल कैपेसिटी है रिसोर्सेज को जनरेट करने की, वो आंकड़ा होता है कि हम किसी भी देश का जो जीडीपी है उस प्रकार से वो किस प्रकार से वो 365 दिन रिसोर्सेज को बनाती हैं। तो भारत का अगर हम आंकड़ा देखेंगे तो अप्रैल 17 या 18 हमारा 2026 का प्रोजेक्टेड हमारा है कि 2 अप्रैल 2017 में हमारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि हमें लगभग 2.3 अर्थ की ज़रूरत पड़ेगी उस रिसोर्सेज को करने के लिए, और हमारे पास अर्थ बस एक ही है। ये सब आंकड़ा एक डेटा बेस्ड होता है, रियलिटी बहुत ज़्यादा तो नहीं होती, लेकिन एक आंकड़ा आपको एक संवेदनशीलता दिखाने के लिए आपका जो फुटप्रिंट है वो देख करके किया जाता है कि हम कितना किस लेवल पे हम बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और किस प्रकार से अगर हमें चेतावनी मिली है, अगर आपके पास बताया जा रहा हो कि इतना ही पैसा एक समय में खर्च करने के लिए और हम उसको पहले ही खर्च कर देते हैं, तो फिर हमारी स्थिति तो बहुत दयनीय हो जाएगी। उसी प्रकार से पूरी दुनिया, अगर बताया जा रहा है कि जून 14 तक आपके जो बायोलॉजिकल रिसोर्स हैं, नेचर अर्थ के द्वारा दी गई जो रिसोर्सेज है उसका यूटिलाइजेशन करने तक का आपके पास, अब यही आंकड़े अगर आप पहले के देखेंगे 1970 वगैरह का, जब पृथ्वी दिवस की शुरुआत हुई थी 1970 में, उस समय जब आंकड़ा देखेंगे तो दिसंबर तक होता था कि दिसंबर तक वो पूरे साल का आपके पास होता था कि रिजर्व है, अर्थ आपको सप्लाई कर रही है। लेकिन वो सप्लाई धीरे धीरे प्रोडक्शन घटता जा रहा है, और हम ऐसी स्थिति की ओर जा रहे हैं जहां हमें ऐसा लग रहा है कि हमें 2 अर्थ 3 अर्थ की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन वो अर्थ तो हमारे पास एक ही है। ऑप्शन हमारे पास कोई अर्थ का कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है हमारे पास। तो हमें इसी रिसोर्सेज के अंदर काम चलाना पड़ेगा, और तब हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर कम करना होएगा। वो बिल्डअप हो रही हैं धीरे धीरे, हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज़ की तरफ जा रहे हैं। और अब जो पहले जो अर्थ डे होता था 1970 के टाइम में, तो वो होता था इशू बेस्ड होता था कि किस प्रकार के इशूज़ के ऊपर हम एक मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन अब के जो अर्थ डे है 2000 के बाद, वो पोस्ट 2000 जो अर्थ डे है वो क्लाइमेट चेंज और एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, और लगातार हम उसी के ऊपर काम भी करते जा रहे हैं।
बिल्कुल। और क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करते हैं तो वो स्थिति अभी हम हमारे आपके सामने, आपने कहा भी अब लैब की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकली हम लोग देख रहे हैं। कैसे इस चीज़ को समझा जाए या फिर आम जनता इस चीज़ को समझ पाए? सामान्य बात, बिल्कुल। जो तापमान आप देख रही हैं अप्रैल के महीने में, कल 41 डिग्री का टेम्परेचर था। क्या ये तापमान पहले भी था? कारण कुछ नहीं है। कारण ये है कि हमने अपने प्राकृतिक जो स्रोत हैं, जो खास करके जो उस गर्मी से आपको बचाती थी, आपने आप आसपास जो डेली देख रही हैं, क्या कमी देख रही हैं? तो आप एक कमी देख रही हैं कि ग्रीन कवर कम है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो जलीय पारितंत्र का संकुचन होना। एक बड़ा डिजास्टर है, एक अनप्रेसिडेंटेड डिजास्टर है वो, समझ लीजिए कि जब से हम अंडरग्राउंड वाटर के ऊपर, जब से बोरिंग वाला पानी के ऊपर जब से डिपेंड हुए, तब से हमें अपने तालाबों को मारा हम लोगों ने अपने कुएं को बिल्कुल भर दिया। कुआं तो बिल्कुल एक म्यूजियम जैसी चीज़ें हो गई हैं। तो कुआं, तालाब और आर्द्र भूमि एक बड़ी मात्रा में बहुत सारे राज्य, बिहार, बंगाल, असम, ये सब राज्य, उत्तर प्रदेश, भारत नदियों का देश है और जाहिर सी बात है आर्द्र भूमि बहुत ज़्यादा है। तो जलीय पारितंत्र को मारना, ये दो जो पारितंत्र जो असंतुलन हुआ, खास करके ग्रीन पारितंत्र का असंतुलन और दूसरा जलीय पारितंत्र का असंतुलन, उसका व्यापक असर, पैटर्न जो चेंज ऑफ क्लाइमेट है, आप देखेंगे। आप इन सब चीज़ों का क्या रोल है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक सिंक के तौर पे काम करती हैं। जितना जो वाटर इकोसिस्टम है वो कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक के तौर पे काम करती हैं। जो हमारा जंगल है वो कार्बन डाइऑक्साइड के सिंक के तौर पे काम करती हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है और जलवायु परिवर्तन ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ने से ही हो रही हैं। और वो असंतुलन हम लोगों ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 50, 60, 70 सालों में हमने ऐसा किया है। और वो चीज़ें हम देख रहे हैं कि आज वो इन सब वजहों के वजह से अब सरकार की जो नई पॉलिसी है, अब वो इकोसिस्टम रेस्टोरेशन की तरफ जा रहे हैं। उन जो बचे खुचे जो जलीय पारितंत्र हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। ग्रीन कवर हमारा कैसे बढ़े, इसके ऊपर सरकार काम कर रही हैं। और हर एक स्तर पे जल के पारितंत्र को और वन के पारितंत्र को बचाने की कोशिश की जा रही है। और ये एक मात्र रास्ता हमारे पास है इन सब चीज़ों से लड़ाई करने का, क्योंकि बाद में हम उसी प्रकार से कृषि के पैटर्न को चेंज करेंगे, क्योंकि पैटर्न भी चेंज हुआ। हम लोग रागी और मिलेट खाने वाले लोग सीधे ग्रीन रेवोल्यूशन में जब कूदते हैं तो फिर हमें गेहूं और चावल नसीब होना शुरू हो जाता है। लेकिन उसमें हम अपने पर्यातंत्र को इतना ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। उसके साथ ही एक केमिकल फर्टिलाइज़र का रस होता है, फर्टिलाइज़र बेस्ड एग्रीकल्चर होती हैं, तो मिट्टी को भी नुकसान करते हैं। तो बायोलॉजिकली इनस्टेबिलिटी हम लोगों ने क्रिएट की है 17 सालों में। उस वैक्यूम को भरने में बहुत टाइम लगेगा। हालांकि नेचर में रीजनरेट करने की कैपेसिटी है। हम थोड़ा भी समय अगर उसको आराम दे दें, 1-2 साल का कोरोना का आराम नेचर को बहुत हील किया था। तो हील भी करना नेचर का काम है, लेकिन उसको हील करने के लिए हम लोग टाइम देंगे तभी वो हील कर पाएंगे। सबसे पहले तो सर ये पॉलिसी प्लानिंग क्या है, इसके बारे में बताएं दर्शकों को। पॉलिसी एक नीतिगत और योजना के अंदर जो प्लानिंग हमारी योजना होती है सरकार की, कि कोई भी अगर हमारे सामने कोई इस प्रकार की क्राइसिस आती हैं, इस प्रकार के प्रॉब्लम्स आते हैं जो एक बड़े स्तर पे लोगों को, हमारी प्रकृति को, हमारे पर्यावरण को, हमारी पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाती हैं। अमूमन जाहिर सी बात है कि देश को आर्थिक नुकसान भी उससे होगा, सामाजिक नुकसान भी होगा, राजनीतिक नुकसान भी होगा। तो उसके पहले एक आंकड़ा तय किया जाता है कि क्या ऐसी चीज़ों को हम किस प्रकार से टैकल कर सकते हैं। तो नीति बनाने के बहुत सारे एक स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स में बहुत सारी चीज़ों की तरफ जाया जाता है कि हमारी कम्युनिटी उस प्रकार से, क्योंकि हम कोई नए क्राइसिस प्रोन नहीं है। हमारा पूरा देश लगभग डिजास्टर प्रोन रहा है। फ्लड हो, चाहे अर्थक्वेक हो, चाहे साइक्लोन हो,
सब कुछ से हम लोग पहले से ही प्रोन हैं। तो हमारी जो पीढ़ियाँ थीं, जो बहुत सारे पहले जो हमारे जो ग्रैंडफादर्स थे, वो कैसे इस प्रकार की आपदाओं को झेलते थे, किस प्रकार से उनका खान पान हुआ करता था, क्या उस खान पान में हमने बदलाव किया, क्या कुछ ऐसी चीज़ें की जिससे हम शायद लड़ने में रेजिलियंट नहीं हो पा रहे हैं, डिजास्टर रेजिलियंट नहीं हो पा रहे हैं, रिस्क रेजिलियंट नहीं बन पा रहे हैं। तो उन कम्युनिटी से बात करना, उनके बारे में उनकी जानकारी का इकट्ठा करना, एक्सपर्टाइज जो एक्सपर्ट्स लोग हैं उनकी राय लेना, समाज के दूसरे तबके के लोगों का, एकेडमिशियन का, और जो दूसरे ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उन सबको एक जगह पे बैठा के उनकी राय ली जाती है, उनकी पूरी डिमांड और उनके तौर तरीक़ों को समेटा जाता है, एक इंक्लूसिव अप्रोच अपनाई जाती हैं, और उसके बाद हम एक पॉलिसी के नज़रिए से आते हैं कि हाँ, एक इस प्रकार की एक फ्रेमवर्क बनिए। हो सकता है वो पॉलिसी आगे चल कर के फेल भी हो जाए और वो सफल भी हो जाए, तो वो 50-50 का मामला तो हमेशा रहता है, लेकिन एक इंक्लूसिव अप्रोच अपनाते हैं जहाँ पे पीपल्स पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। और उसके आगे किस प्रकार की प्रोजेक्ट्स होंगे, कैसे उसका फंडिंग होगा, किस प्रकार की फाइनेंस होंगी, उसकी बजटरी एलोकेशंस क्या होंगी, उसको तय करके फिर प्रोजेक्ट को हम ऑन ग्राउंड सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग करने के बाद अगर लगता है कि हाँ हमारा सक्सेस रेट अच्छा है, तो फिर उसको धीरे धीरे, अब चूँकि जहाँ पे सैम्पलिंग करते हैं तो वो भी कभी कभी रैंडम होता है कि हम अपने ही देश के अंदर देख लेते हैं, बहुत सारे क्लाइमेटिक जोन्स हैं, नॉर्दर्न ईस्टर्न है, तो वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, हिमालयन रेंज है, तो कुछ सैम्पलिंग वहाँ करते हैं, कुछ सैम्पलिंग वहाँ करते हैं, तो देखा जाता है कि कहाँ पे सक्सेस का रेट ज़्यादा है या यूनिफॉर्मिटी में हमें उस प्रकार की सक्सेस मिल रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट को बोलते हैं कि आप मूव ऑन कीजिए इस प्रकार के प्रोजेक्ट। अच्छा, अभी जब आपने कहा कि गवर्नमेंट को, यहाँ पे एक मिशन लाइफ भी प्रोजेक्ट है, उसके बारे में बताएं कि ये क्या है। जब हमारी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुई 2015 में, और उसके बाद सरकार ने एक टारगेट रखा कि हम 33 से 35% का कार्बन इमिशन को रिड्यूस करेंगे अपने जीडीपी के लेवल पे, जो जीडीपी का स्तर हमारा 2005 का था। तो उसके अनुसार हम अपने कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशंस में 33 से 35% का रिडक्शन करेंगे। प्रधानमंत्री जब हमारे इस प्रकार के चीज़ों के लिए पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में भारत का रोल बहुत अहम था, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा थी। 33 से 35% कार्बन इमिशन करने का मतलब था कि जो टारगेट 1.5 डिग्री सी के अंदर अगर हम टेम्परेचर या 2 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर हम टेम्परेचर को रखते हैं, तो वो हमारे लिए थोड़ा वायबल है, थोड़ा एडेप्टेबल कंडीशंस है। अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो और भी क्लाइमेट रिस्क बढ़ेंगी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कि हम अपने टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सी के अंदर रखें, सारे देशों ने इस प्रकार के प्रपोजल रखे थे। तो भारत ने भी इस प्रकार का प्रपोजल रखा था और भारत उसको अचीव भी किया। 2021-22 तक 33 से 35% रिडक्शन हमने किया, और उसको फिर बढ़ा करके सरकार ने 2030 में 47% का कार्बन रिडक्शन का रखा वो टारगेट। तो उसी दौरान सरकार की तरफ से एक गवर्नमेंट सपोर्टेड मूवमेंट, जो इंडिविजुअल से लेके, कम्युनिटी से लेके, एकेडमिक से लेकर के हर एक प्रकार के टियर ऑफ सोसाइटीज़ को वो एड्रेस कर रही थी, कि उसमें क्या था कि जो हमारा माइंडलेस और डिस्ट्रक्टिव जो डिस्ट्रक्शन है, जो बददिमाग और जो नकारात्मक जो हमारे आज के समय में उपभोग है, उसको कैसे हम माइंडफुल बनाएं, कैसे हम डेलिब्रेट बनाएं कि वो चीज़ें हमें नुकसान ना करें। अब जैसे हमको आधा गिलास पानी पीना है, तो हम पूरा गिलास क्यों पिएं? अगर आधा पूरा गिलास आप दे भी रही हैं तो हम कहें कि आप आधा गिलास लेकर के रख लो, हो सके हमारी चीज़ें उनको बेवकूफ़ी लगे। लेकिन वो अगर एक व्यक्ति दिन भर में अगर 1 लीटर पानी भी बचा लेता है, अगर दिन भर में हम अपने क्रियाकलाप से 1 यूनिट बिजली भी बचा लेते हैं, अगर दिन भर में हम अपने क्रियाकलापों से 10-15 जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक की जो थैली है वो अगर कम कर देते हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि एक व्यक्ति महीने में और एक व्यक्ति साल में कितना कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकता है। तो मिशन लाइफ में इसी प्रकार का मूवमेंट था कि लोगों के अंदर हमेशा ये कमोवेश ये स्थिति बनी रहती थी कि हम इंडिविजुअली कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, ये सब सरकार का काम है, सरकार ही ये सब चीज़ों को देखेंगी। लेकिन अल्टीमेटली हमें ही एड्रेस करना पड़ेगा उन सब इशूज़ को।
तो जब इन सब चीज़ों के ऊपर सरकार बात करने लगी कि जो चीज़ें हम छोड़ चुके थे, मिलेट्स को हम छोड़ चुके थे, तो लास्ट ईयर हमने इंटरनेशनल डे ऑफ मिलेट्स मनाया 2024 को। पूरा मिलेट्स के प्रति फिर से हम अपने देश के अंदर, चूँकि मिलेट्स हमारा एक नेचुरल क्रॉप है जो कम वाटर में होता है, उसके लिए वाटर की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ग्रीन रेवोल्यूशन ने धान लाया तो धान के लिए पूरी पानी की ही ज़रूरत पड़ती है। तो मिलेट्स एक लेस वाटर क्रॉप है, तो उसको हम लोग, और पूरा हेल्दी भी है, आज के दौर में सबसे हेल्दी भी है। तो मिशन लाइफ ने यही कहा कि आप अपने डिमांड को, आप अपनी सप्लाईज को मैनेज कीजिए। तो पहला जो फेज था उनका कि डिमांड में किस प्रकार के चेंज करें, हम किस प्रकार से चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक हम अपने मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों की आदतें होती हैं कि भाई मोबाइल लगातार बदल रहे हैं, जैसे ही मार्केट में आया उनका वर्जन तो कॉर्पोरेट तो आपको डिमांड क्रिएट करती हैं, लेकिन अब आपके विजडम के ऊपर होता है कि आप किस प्रकार से डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर डिमांड जिस प्रकार का होगा, कंपनियां आपको उसी प्रकार की चीज़ें बना करके देंगी, तो उसी प्रकार की सप्लाई भी होगी। जब ये चीज़ें होंगी तो सरकार को पॉलिसी और प्लानिंग बनाने में भी आसानी होगी, तो उसी प्रकार से हम पॉलिसीज में भी चेंज करेंगे। तो मिशन लाइफ यही थी कि अपने माइंडलेस और डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन को किस प्रकार से माइंडफुल और डेलिबरेट प्रोडक्शन में, डेलिबरेट यूज में, यूटिलाइजेशन में कन्वर्ट कर सकें। यही है मिशन लाइफ। बिल्कुल सर, अभी आपने डिमांड की बात की, जैसे डिमांड, अगर हम जैसे डिमांड की बात करते कहीं ना कहीं उसके साथ शो ऑफ भी आ जाता है, और सोशल मीडिया के ज़माने में जो चीज़ें अचानक से भरपूर बदलाव जो हुआ है वो कहाँ क्लाइमेट चेंज को कितना बर्बाद कर रहा है। बहुत चीज़ें हैं कि सोशल मीडिया का एक रोल भी है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत लोगों तक पहुंचना, क्योंकि लोगों को बहुत इसमें कन्फ्यूजन था कि क्या ये पैटर्न स्वाभाविक है, क्या ये प्राकृतिक आपदा ही है, किस प्रकार की जो बाढ़ आ रही है या साइक्लोन आ रहा है या ट्रेमर्स आ रहे हैं लगातार, क्या ये प्राकृतिक है। तो बहुत सारे रिसर्च वर्क ऐसे आए कि नहीं, ये एक अप्राकृतिक आपदा है जो हम लोगों ने क्रिएट करी है। तो अब जब हम इन सब चीज़ों के ऊपर बात करने लगे, जब हम अपने डिमांड, अपने ब्रांड और अपने कंजम्पशन के ऊपर आना शुरू हुए, तो कहीं तो लगा कि कहीं बौद्धिक स्तर का हम दुरुपयोग तो नहीं कर रहे। हमारे जो ग्रैंडफादर्स थे, हमारे जैसे तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हम लोगों को तालाब बना करके, हम लोगों को जंगल बना करके, हम लोगों को अपनी ज़मीनें दे करके हमने क्या किया, उनके तालाबों को मारा, उनके कुओं को मारा, उनकी ज़मीनों को बेच दिया। क्यों? बस यही ना कि आप अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, अब वो भी आवश्यकताएं आपकी ज़रूरी नहीं है। आप अनावश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपने उनकी ज़मीनों को बेचा, उनके तालाबों को मारा, लेकिन आपने ये सोचा कि आपके बच्चे कैसे रह पाएंगे बिना पानी के बगैर, कैसे रह पाएंगे इस गंदी हवा में। बिल्कुल। तो अगर हम वन और जंगल की प्रकृति को मारेंगे, पारिस्थितिकी को, तो जाहिर सी बात है हमारी हवा गंदी होएगी। जब पानी नहीं होगा, जंगल नहीं होगा, घास के मैदान नहीं होंगे, तो डस्ट ही तो होगा ना हवा में, और जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वही तो हवा में होंगे। तो फिर आप कैसे इन सब चीज़ों, आप पढ़े लिखे समाज से बिलोंग कर रहे हो, और आपको ये छोटी सी बात पता नहीं कि आपके जो दादा परदादा थे वो बिना पढ़े लिखे ही आपको आने वाले फ्यूचर के लिए आपको बनाया था। आपने क्या किया कि आपने अपने लिए केवल बनाया, आप अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच पाए। अब अपने बच्चों के बारे में सोचिए कि क्या आप उनको किस प्रकार की परिस्थिति देने जा रहे हैं। जिंदा रखना चाहते हैं अपने बच्चों को या नहीं रखना चाहते हैं, या ह्यूमन को एक्सटिंक्ट होते भी देखना चाहते हैं। आगे चल कर के ह्यूमन एक्सटिंक्ट भी हो सकता है, इसमें क्या है, वो भी खत्म हो जाएंगे, पृथ्वी रहेंगी हमारी, आपके लिए रहने के लिए वो पर्यावास नहीं होगा। बिल्कुल। प्रकृति और औरत, इन दोनों का संबंध काफ़ी गहरा है, और कहीं ना कहीं चीज़ें भी काफ़ी मिलती जुलती हैं। इस विषय पे थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से जुड़ाव है दोनों का। जी हाँ, सबसे पहला तो है कि जो प्राकृतिक सेवाएं हम लेते हैं, जिस प्रकार से हम उनके मौलिक रूप को, या 98 से 99% जो पारिस्थितिक की सेवाएं हैं उनकी सेवाओं को नकारते हैं, और उन्हीं वैसी ही हालत में महिलाएं भी हैं। जो महिलाएं सेवाएं देती हैं वो
हम लोगों के समझ में ये होता है, घर में जो पुरुष वर्ग है उनको लगता है कि महिलाओं की जो सेवाएं हैं वो मौद्रिक नहीं है, मोनेटाइज्ड नहीं है। यही भूल है। तो नेचर की जो इकोसिस्टम सर्विसेज है और वुमेन की जो सर्विसेज हैं वो लगभग हम लोगों ने डिनाई करके रखा हुआ है, और कारण वहीं से रिस्क डेवलप हो रहा है, बहुत बड़ी बात। वहीं से आपदाएं जनरेट हो रही हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि पर्यावरण संकट को झेलने के लिए हमने महिलाओं को अलग थलग कर दिया, उनको संकट में शामिल कर लिया, लेकिन समाधान में उनको शामिल नहीं किया। लेकिन अब क्या है कि महिलाओं को समाधान में शामिल किया जा रहा है। महिलाएं एक बड़ी संख्या में खास करके गांव ग्रामीण जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस है, हमारा पंचायती राज है, या जो नगर पालिका है, वहाँ पे महिलाएं बहुत अच्छी खासी संख्या में, आधी संख्या में चुन के आ रही हैं। तो उनसे और सरकार की नीतियों से एक बड़ा व्यापक परिवर्तन ये हो रहा है कि सरकार से महिलाओं के अंदर जो उद्यमिता है, एंटरप्रेन्योरशिप है, वो डेवलप हो रहा है, और वो इन सब चीज़ों के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। वो जल की लड़ाई लड़ रही हैं, वो शुद्ध हवा की लड़ाई लड़ रही हैं। और चूँकि कोई भी जो आपदा जोखिम होता है उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित वर्ग जो है वो या तो बुजुर्ग हैं, या महिलाएं हैं, या हमारे बच्चे हैं। और उनके लिए सबसे पहले जो खरी चीज़ है हमारे सामने, जो उनको दिन भर देखती हैं, वही महिलाएं समाधान भी उन सब चीज़ों के लिए हैं। तो महिलाओं को खास करके पर्यावरण के आज के माहौल में, इस आज के जलवायु परिवर्तन के दौर में महिलाओं की भूमिका सबसे अहम है। और महिलाओं के साथ साथ जो हमारी थर्ड जेंडर है उनकी भी भूमिका बहुत अहम हो गई है, क्योंकि एक बड़ी आबादी उनकी है पूरी दुनिया के अंदर में। तो किसी भी वर्ग को हम छोड़ नहीं सकते, और महिलाएं आज एक लीडरशिप एसेट हैं हमारी। वो हमारी क्राइसिस नहीं है, वो उस क्राइसिस को सामना करने के लिए नहीं है, उसके समाधान निकालने के लिए हैं। और महिलाएं सही मायने में इस जलवायु परिवर्तन के दौर में, इस आपदा जोखिम के दौर में, और आज पृथ्वी दिवस के अंदर हम बहुत खुशी के साथ अनुभव भी करते हैं और देखते भी हैं। आप उत्तर पूर्व के राज्यों में जाएं, जहाँ पे महिलाओं की आप मेघालय जाएं, मेघालय में तो यहाँ तक कि मैट्रियार्की है, वहाँ पे पैट्रियार्की भी नहीं है। तो जो हिंदुस्तान ही में हमें बहुत से जगह हैं जहाँ पे हमें इस प्रकार की सीख देती हैं कि हर एक जगहों पे महिलाएं हैं, पेट्रोल पंप से लेकर के हर एक आउटलेट तक महिलाएं वहाँ पे खड़ी हैं, खेत में खड़ी हैं। पंजाब में जाएं, हरियाणा में जाएं, महिलाओं की भूमिका बहुत अहम है। और जहाँ जहाँ महिलाओं की भूमिका अहम है वो राज्य भी बहुत इकोनॉमिकली बहुत साउंड है, चाहे वो साउथ के स्टेट्स हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो दिल्ली हरियाणा हो, या नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स हों, या बंगाल में आप देखेंगे कि महिलाओं की भूमिका बदली है, तो बंगाल की स्थिति भी बदली है। जहाँ जहाँ हमने महिलाओं की भूमिकाओं में बदलाव किया है, बिहार के अंदर में भी महिलाओं की भूमिका भी 10-15 सालों में बदली है, तो बिहार की स्थिति भी बहुत बदली है। तो महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है किसी भी क्राइसिस को से बाहर निकालने में, समाधान निकालने में। और बड़ी अच्छी बात है कि चूँकि जब हम 2009 में यूएन ने अडॉप्ट किया था, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे बोला था इसको, ऐसे पहले हम लोग वर्ल्ड अर्थ डे मनाते थे। तो 2009 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे बोला इसको। तो जहाँ मदर हैं, तो मदर की अगर सहभागिता नहीं होएगी तो फिर वो सब कुछ छल है, प्रपंच लगेगा, वो समाधान नहीं निकलेगा। महिलाओं की ज़रूरत है, हमारी प्रकृति की ज़रूरत है, और यही दोनों मिल करके हमें आगे इन आपदा जोखिम से और तमाम जो इस प्रकार की समस्याएं होंगी उससे बाहर निकाल सकेंगे। क्या बात है, बहुत सही कहा सर आपने कि ज़रूरी है कि अब उनको मेन स्ट्रीम में लाने की, और कहीं ना कहीं अगर वो लीड करती हैं तो बहुत चीज़ों का समाधान हो सकता है और हो भी रहा है। आम जनता की जब हम बात करते हैं, जब पर्यावरण की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन बहुत मैटर करती है। एज अ सिविलियन हम कहाँ तक सिविक सेंस की बात करते हैं, तो आपका इस पे क्या राय है? हमें कहाँ पे हमारी चूक हो जा रही है इस दौड़ती ज़िंदगी में? चूक है कि हम अपनी जिम्मेदारियों का शायद
हम इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि अंतिम हवा का वो कब हमें शुद्ध हवा मिले, अंतिम कब बंद हो जाए, कब अंतिम जल की जो बूंद है, लास्ट ड्रॉप ऑफ वाटर है, वो ख़त्म हो जाए पीने के लिए। शायद सारी मिट्टी बिल्कुल इतनी पॉल्यूटेड हो जाए, इतनी इम्पोर्टेंट हो जाए, इतनी इनफर्टाइल हो जाए कि वो हमें प्रोड्यूस करके ना दे सके। शायद ऐसी चीज़ों के लिए बैठी हुई हैं और वहाँ पे हम अपने साइंस को लगाएं, अपनी चीज़ों को लगाएं। साइंस हम गलत नहीं बोलते, साइंस तो हमारी जिम्मेदारी है और साइंस हमारा जीने का तरीका है और पूरा नेचर ही एक तो साइंस है। लेकिन साइंस का मिसयूज वो बहुत घातक है। साइंस का अगर हम साइंस को हैक कर लें और कहें कि नहीं हम पानी बना करके आपको पिला सकते हैं, तो संभव नहीं है कि जिस प्रकार से हमने प्राकृतिक स्रोतों को ख़त्म किया, इतने बड़े स्रोत को ख़त्म करते जा रहे हैं अपने, और जनसंख्या हमारी बढ़ती जा रही है, वहाँ पे ये संभव नहीं है कि हम पानी पिलाएंगे वो अपने लैब से निकाल करके। वो महंगा होगा और जब भी आप इस प्रकार की चीज़ें बनेंगी मार्केट में तो वो अमीरी और गरीबी का भेद ज़्यादा बढ़ाएंगी। अगर हम इकोसिस्टम मार्जिनलाइज करेंगे, अगर हम अपनी प्राकृतिक पारिस्थितिकी को मारेंगे, उतना ही आप देखेंगी कि अमीर और गरीब के बीच का फासला बहुत बढ़ेगा। कुछ लोगों के बीच में ही वो प्राकृतिक स्रोतों का 99% होगा तो पता चला 1% में ही बाकी लोग बांट करके खा रहे हैं। ये स्थितियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगी, विस्फोट होएगा, लड़ाइयाँ आपस में करेंगे लोग, फिर स्थितियाँ बहुत भयावह होंगी। और आज के दौर में ये चीज़ें देख रही हैं आप कि हर एक जगह पे एक तरीके से हम जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो हमारे जो बड़े मुल्क हैं, जो खास करके संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने आप को परमानेंट मेंबर बोलते हैं, दो शक्तिशाली राष्ट्र हैं, अमेरिका है, रसिया है, वो लगातार पिछले 2-3-4 सालों से बिल्कुल लगातार लड़ाई पे उलझी हुई हैं। उनको और उनकी जिम्मेदारी शायद दूर ले जा रही है इस क्लाइमेट चेंज के दौर से। तो स्थितियाँ उस प्रकार से बन रही हैं, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ इनस्टेबिलिटी ही स्टेबिलिटी लाती है। अगर पीस है तो वो उसके पहले कहीं ना कहीं बार हुआ होगा। तो एक हम लोगों का होप होता है, एक आशावादी हैं, और उस आशा के जरिए कोई भी इंडिविजुअल स्टेप, कोई भी कम्युनिटी का स्टेप अगर ले करके आते हैं, हमने शुरू में ही बोला कि अगर हम अपने छोटे छोटे स्टेप्स को आगे बढ़ाते हैं, किस प्रकार से हम अपने टंकी का जो पानी भर जाता है, एक छोटा सा, हर एक जगह पे जितनी टंकी होती है उतना से दुगना पानी हम गिरा देते हैं। और कारण यही होता है कि आज की टेक्नोलॉजी का हम लोग उपयोग नहीं करते। 200-250 रुपये की टेक्नोलॉजी मिलती है, आप लगा दीजिए, जब टंकी भरेगी तो बोल देंगे कि आपकी टंकी भर रही है, अपना स्विच ऑफ कर लें, तो आप बंद कर लेंगे। तो आप किस प्रकार से उपयोग करते हैं किसी भी टेक्नोलॉजीज़ का, वो बहुत ज़रूरी है। वो आपके विजडम के ऊपर, आपके शिक्षा के ऊपर, आप किस प्रकार से पर्यावरण को, आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पता चल रहा है कि हमने उसको तो सिखाया था पानी बचाने के लिए, अब स्कूल से सीख के आ रहा है तो लगातार वो पानी फेंक रहा है, टैप खुला छोड़ दे रहा है, स्विच बंद ही नहीं कर रहा है। तो स्कूल में कहीं ना कहीं उसकी शिक्षा गलत हो रही है। आप जाके प्रिंसिपल से मिलिए, आप स्कूल के एडमिन से मिलिए कि क्यों ऐसी आपके स्कूल में ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है, बच्चे ये छोटी छोटी बातों को भी क्यों, तो जाहिर सी बात है, हमने तो आपको एक अच्छा बच्चा दिया, आपने हमारे बच्चे को बिगाड़ दिया। तो आप कितने कॉन्शियस होएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो ग्रैंडफादर हमें जो स्थितियाँ दे के गए, हम शायद अपने बच्चों को वो स्थितियाँ ना दे पाएँ, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं वैसी स्थिति देने की। बिल्कुल सर, आज पृथ्वी दिवस पे आप दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो वो चीज़ें रखें चलते चलते, अगर 2 शब्द कहना चाहें तो? या बस अपनी प्रकृति की सेवाओं को सम्मानित करें, आदर करें, गौरवान्वित हों कि आपको मुफ्त में हवा, मुफ्त में पानी और मुफ्त में एक तरीके से भोजन भी मिल रहा है। तो अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो आपको अपनी प्रकृति को भी जिंदा रखना पड़ेगा। तो अपनी प्रकृति को बचाइए, अपनी मदर अर्थ को हमेशा से बिल्कुल रिस्पेक्ट कीजिए, और आपके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका, और आपने इतनी अच्छी बातें कही, और उम्मीद करते हैं दर्शकों को भी आज बहुत अच्छा लगा होगा। आप हमारे शो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का जो ये शो है बहुत अच्छा लगा होगा और आज के डिजिटल दुनिया में भी हमें आपके ख़त का इंतज़ार रहता है। तो उठाइए कलम और लिखिए हमारा पता। आज का जो कार्यक्रम है आपको कैसा लगा। हमारा पता है बिहार बिहान दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 80001। हमारा ईमेल एड्रेस है director@gmail.com। और पृथ्वी की रक्षा कीजिए और अपनी सुरक्षा कीजिए और इसी तरीके से आज के दिवस में ये संकल्प लीजिए कि आप जितना चीज़ों को ले रहे हैं पृथ्वी से आप उसकी सुरक्षा कर सकें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल नए मेहमान के साथ एक नए एपिसोड के साथ।